हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट की दृष्टि से दोस्तों सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर हम 1 कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? बताइए दोस्तों, आग्नेय चट्टान का कौन सा है जो उदाहरण है? दोस्तों जो आग्नेय चट्टान होती है यह कैसी चट्टान होती है? क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आग्नेय चट्टान कहते किसे हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, क्या निकलता है? मान लीजिए ये ज्वालामुखी है और इस पर विस्फोट हो गया तो इसमें दोस्तों मैग्मा निकलता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो इस मैग्मा से जो चट्टान निर्मित होती है दोस्तों, निर्मित होती है वह कहलाती है आग्नेय चट्टान। क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। दोस्तों इस आग्नेय चट्टान में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। किसकी दोस्तों? कभी आपसे पूछ ले कि आग्नेय चट्टानों में किसकी, मैग्मा में या आग्नेय चट्टानों में किसकी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों मुख्य रूप से, वैसे और भी धातुएं पाई जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इस बात को भी आप नोट करिएगा। दोस्तों जो बेसाल्ट है, क्या है दोस्तों? जो बेसाल्ट है यह दोस्तों किसका उदाहरण है? यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? जो बेसाल्ट है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जबकि दोस्तों बात की जाए ग्रेफाइट की, तो दोस्तों ये ग्रेफाइट जो है यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका? अवसादी चट्टान का यह परिवर्तित रूप है। इस बात को भी नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया दोस्तों वह क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? बताइए दोस्तों, कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एक अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसकी क्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा दोस्तों निकलता है, तो मैग्मा दोस्तों क्या होता है? मैग्मा क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? आग्नेय शैल में परिवर्तित होता है। ये आप सभी जानते हैं, आग्नेय शैल में परिवर्तित होता है। लेकिन दोस्तों जो मैग्मा होता है उस मान लीजिए ये ज्वालामुखी, इस प्रकार से आप इसको समझिए, ये ज्वालामुखी है, ये विस्फोट हुआ। तो दोस्तों ये पहाड़ों पर विस्फोट होता है तो यहाँ पर जो आसपास में होते हैं पत्थर, वहां पर कुछ पत्थर भी तो होंगे। जरूरी थोड़ी कि जो इसी में से निकले मैग्मा उसी के पत्थर होंगे, अलग से भी कुछ पत्थर होंगे ना दोस्तों। तो दोस्तों जब ये ज्वालामुखी फटा, मैग्मा निकला, तो दोस्तों ये मैग्मा जब इन पत्थरों के दोस्तों संपर्क में आता है तो ये पत्थर किसी ना किसी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चूना पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे या संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? कायांतरित चट्टान कहलाएंगे। क्या होगा दोस्तों? कायांतरित चट्टान होंगे। क्या होगा? कायांतरित चट्टान होंगे। कैसे दोस्तों? जब ये निकला तो पहले चूना पत्थर में परिवर्तित हुई, ये जो चट्टानें थी बाहर, फिर ये चूना पत्थर आगे चलकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों संगमरमर का जो उदाहरण होगा वह दोस्तों कायांतरित शैल का उदाहरण होगा, चूना पत्थर इसका उदाहरण नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, सुवर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी या दोस्तों सिंधु नदी? बताइए कौन सी नदी है दोस्तों जो कहां गिरती है? बताइए कहां गिरती है दोस्तों? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वह कौन सी नदी है? वह सुवर्णरेखा नदी है। कौन सी है? सुवर्णरेखा नदी है। इसको स्वर्णरेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों किस राज्य में बहती है? यदि आपसे इसका राज्य पूछ ले तो स्वर्णरेखा नदी दोस्तों झारखंड में बहती है। कहां बहती है? झारखंड में बहती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था सन 2000 में। यह बात भी आप थोड़ा याद रखिएगा। दोस्तों ये झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। कहां बहती है? पहाड़ी क्षेत्र में, इसलिए दोस्तों इसको पहाड़ी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ी नदी भी कहा जाता है। यह दोस्तों झारखंड के रांची नगर में दोस्तों 16 किलोमीटर बहती है और फिर जाकर के यह दोस्तों कहां पर गिरती है? यह अरब सागर में जाकर के, माफ करिएगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। जबकि दोस्तों जो ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है, इसके साथ साथ जो सिंधु नदी है, यह तीनों नदियां कहां गिरती हैं? यह तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? अरब सागर में जाकर के
गिरती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? सुवर्णरेखा नदी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी या नर्मदा नदी? बताइए। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वह दोस्तों नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन डी हो जाएगा। इस बात को आप नोट करिएगा। दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये बात तो क्वेश्चन से आप समझ गए। दोस्तों इसकी यदि लंबाई की हम बात कर लें तो इसकी लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। दोस्तों यह नदी भ्रंश साबरमती की लंबाई 300, माफ करिएगा, यह नदी दोस्तों भ्रंश नदी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंश नदी का। इसको दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि बताइए भ्रंश नदी का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसको भ्रंश नदी भी कहा जाता है। यह भ्रंश नदी का एक उदाहरण होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर भ्रंश नदी क्या होती है, तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भ्रंश नदी जानने से पहले दोस्तों जान लीजिए भ्रंश घाटी क्या है। दोस्तों जो भ्रंश घाटी है इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो दोस्तों जब पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें अलग होकर टूट गई थी तब दोस्तों एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था। और ये जो भ्रंश घाटी है दोस्तों तराई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तराई क्षेत्र में। तो दोस्तों इसी जो भ्रंश घाटी है, इस भ्रंश घाटी से जो नदियां निकलती हैं उन्हें दोस्तों भ्रंश नदी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों ताप्ती नदी और नर्मदा नदी प्रमुख नदियां हैं जो भारत में बहती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों दामोदर नदी भी एक प्रकार की भ्रंश नदी ही है जो दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर, संतोपंत ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर? बताइए। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर की बात हमने की थी, कल भी की थी, हम आज भी करेंगे। दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसी से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो आगे चल करके दोस्तों गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसीलिए दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वह भी गंगोत्री ग्लेशियर ही माना जाता है। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों इसका जो उद्गम है वह गोमुख से हुआ है। ये मैंने दोस्तों कल भी आपको बताया था। गोमुख से गंगा निकलती है या भागीरथी निकलती है, दोनों दोस्तों एक ही नदियों के नाम है। जैसे जैसे दोस्तों ये जो माफ करिएगा भागीरथी नदी है यह आगे बढ़ती है, यह दोस्तों आगे जाकर के देवप्रयाग में, कहां पर? देवप्रयाग एक स्थान है। देवप्रयाग एक स्थान है। कहां स्थान है यह दोस्तों? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कहां है दोस्तों? उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी स्थान है वहां पर दोस्तों क्या है? यह देवप्रयाग नाम का स्थान है। यहां पर दोस्तों ये जो भागीरथी नदी है यह आकर के किस नदी से मिलती है? यह दोस्तों अलकनंदा नदी से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से आकर के मिल जाती है, जहां पर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से यह भी निकल के आता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए गंगा नदी का पूर्व नाम क्या है, या कहें जब गंगा नदी का उद्गम होता है तब उसका नाम क्या होता है? तो दोस्तों उसका नाम था भागीरथी नदी होता है। क्या होता है? भागीरथी नदी होता है। दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों रुद्र गंगा हो गई, केदार गंगा हो गई, सिया गंगा हो गई, अलकनंदा हो गई। दोस्तों टिहरी बांध परियोजना भी इसी नदी पर है, ये बात को आप याद रखिएगा। किस नदी पर? गंगा नदी पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और गंगा नदी मिलती हैं। देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कहां है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थान पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार या तिब्बत का
पठार, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर पठार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि बताइए इनमें से विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है। दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा पठार है, तो वह है दोस्तों तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो तिब्बत का पठार है इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 4500 मीटर है। कितनी है, 4500 मीटर है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों यह मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, मध्य एशिया में। कहाँ है, मध्य एशिया में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर के उत्तर में क्या दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल तक फैला हुआ है। कहां दोस्तों, दक्षिण में बात की जाए यानी दोस्तों ये आपकी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई। तो दोस्तों दक्षिण में हिमालय पर्वत से लेकर के दोस्तों यह दोस्तों कहां से कहां तक है, हिमालय पर्वत से दोस्तों उत्तर दिशा में तकला मकान मरुस्थल है। एक तकला मकान मरुस्थल दोस्तों कहां पर स्थित है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहां तक दोस्तों इसका विस्तार है जिसकी लंबाई लगभग दोस्तों 1000 किलोमीटर है। कितनी है, 1000 किलोमीटर से भी अधिक है। दोस्तों इस जो तिब्बत का पठार है इसके इर्द गिर्द जो है विश्व के लगभग दोस्तों 14 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कितने दोस्तों, 14 पर्वतीय क्षेत्र या पर्वत श्रृंखलाएं इसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या दोस्तों, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह दोस्तों समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर दोस्तों आपसे केवल ऊंचाई पूछा है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है आपसे पूछ ले दोस्तों, तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है यह दोस्तों नेपाल में है। कहां है, नेपाल में स्थित है, इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों नेपाल में इसे सागर माथा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा नाम से भी इसको जाना जाता है, यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों समुद्र तल से यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वह दोस्तों 8848 मीटर है लगभग। कई जगह आपको दोस्तों 8850 भी मिलेगा। तो दोस्तों जैसा ऑप्शन में आपको मिले आप वैसा ही सही करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। क्या दोस्तों, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध देश कैसे होते हैं दोस्तों, जिनकी जो सीमा है वह कहीं से भी किससे नहीं मिलती, समुद्र से नहीं मिलती। मान लीजिए ये ओशियन है यानी समुद्र है चारों तरफ, यहां पर कोई देश है, 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 यहां पर कोई देश है जिसकी दोस्तों सीमा देख सकते हैं आप कहीं से भी समुद्र से नहीं मिल रही, इसलिए दोस्तों यह स्थल अवरुद्ध देश कहलाएगा। स्थल अवरुद्ध देश किसे कहते हैं आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो आप बताइए ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, नहीं पूछा है आपसे दोस्तों। दोस्तों जो लाइबेरिया है, कौन सा, लाइबेरिया, यह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। क्या दोस्तों, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इसका जो दोस्तों इसका जो कुछ भाग है दोस्तों, या यूं कहें कि ये दोस्तों दक्षिणी अंध महासागर के किनारे बसा हुआ है। किस दोस्तों, अंध महासागर के किनारे बसा हुआ है, जिसको दक्षिणी अंध महासागर भी कहा जाता है। और यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहां का दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, इस बात को भी आप नोट करेंगे। दोस्तों लाओस की बात की जाए तो दोस्तों यह है उत्तर एवं चीन। उत्तर में क्या दोस्तों, उत्तर में चीन और पूर्व में वियतनाम, पश्चिम में म्यांमार और दक्षिण में थाईलैंड से क्या है, घिरा हुआ है। लाओस किससे घिरा हुआ है, उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पर चाइना से घिरा हुआ है, वहीं पूर्व की बात की जाए तो यह वियतनाम से घिरा हुआ है, और वहीं यदि पश्चिम की बात की जाए तो यह दोस्तों म्यांमार से घिरा हुआ है। और म्यांमार का दोस्तों पुराना नाम क्या है, वर्मा है, यह बात भी आप नोट करेंगे, इस बात को नोट करिएगा। वहीं दक्षिण में थाईलैंड से घिरा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ये दोस्तों एक जहर सवाल है एकदम से, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है।
यानी जिसका सर्वाधिक भाग क्या है दोस्तों, नगरीकृत है। तो दोस्तों जो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह दोस्तों पाकिस्तान है। क्या है दोस्तों, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। इस बात को नोट करिएगा दोस्तों। जो पाकिस्तान है यह इसका दोस्तों लगभग 38% भाग, कितना कितना दोस्तों, इसका लगभग कितना दोस्तों, लगभग 38% भाग नगरीय है, 38+%। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। क्या है दोस्तों, इस्लामाबाद है। वहीं श्रीलंका की बात की जाए, यहाँ की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है दोस्तों यहाँ की राजधानी, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। भूटान की राजधानी आप सभी जानते हैं, थिम्पू भूटान की राजधानी है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी चेंज हो चुकी है, पहले कोलंबो थी, इसलिए दोस्तों वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। दोस्तों विश्व में पूछा है अब कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, या दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। वहीं दोस्तों यूएसए अमेरिका की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। क्या है दोस्तों यहाँ की राजधानी, वाशिंगटन डीसी। दोस्तों डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दोस्तों सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी है। क्या है दोस्तों, सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, सिंगापुर है। इस बात को आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। बताइए यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर कौन सा है। बताइए दोस्तों, आप ये बताइए, तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां लिखवा देता हूं। क्या दोस्तों, जल संधियां जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से आपके अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। पहली जल संधि दोस्तों आपने खूब सुना होगा, बेरिंग जल संधि। कौन सी, बेरिंग जल संधि। दोस्तों बेरिंग जल संधि की बात की जाए तो दोस्तों यह दोस्तों अलास्का और रूस के मध्य है। किसके दोस्तों, अलास्का और रूस के मध्य है। वहीं दूसरी जल संधि कौन सी है, यूकाटन जल संधि। कौन सी दोस्तों, यूकाटन जल संधि। यह दोस्तों किन दो देशों के मध्य है, तो ये दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा के, किसके किसके, मैक्सिको और क्यूबा देश के मध्य है। वहीं दोस्तों बात की जाए तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है वह है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। आपने खूब सुना होगा इनका नाम, जिब्राल्टर जल संधि। यह दोस्तों किन दो देशों के मध्य है, तो दोस्तों यह स्पेन और मोरक्को के मध्य है। किसके, स्पेन और मोरक्को के मध्य है। दोस्तों राइटिंग पर मत जाइएगा, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। चौथी जल संधि कौन सी है दोस्तों, चौथी जो दोस्तों आपने सुना होगा, कारी, क्या दोस्तों, कारी माटा जल संधि। दोस्तों इस बार ये मत सोचिएगा कि सुपर टेट का पेपर एकदम से सरल ही आ जाएगा, क्योंकि काफी दिनों बाद हो रहा है, होगा तो दोस्तों थोड़ा तो परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। यह दोस्तों जो कारी माटा जल संधि है यह दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर में स्थित है। इसमें दोस्तों किस देश में है दोस्तों, यह इंडोनेशिया में है। कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इस बात को भी नोट करिएगा। दोस्तों टारस जल संधि के बारे में आपने खूब सुना होगा। कौन सी जल संधि, टारस या टोरस भी इसको बोला जाता है, टारस जल संधि। यह किन देशों के मध्य है दोस्तों, यह पापुआ न्यू गिनी, क्या दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी और दोस्तों किसके मध्य है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों वह कौन सा सागर है, तो वह है दोस्तों भूमध्य सागर। कौन सा सागर है,
भूमध्य सागर है जो एशिया को किससे अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से, बताइए। ये दोस्तों सिंपल सा सवाल है कि दोस्तों जो पृथ्वी का 71% भाग है वह जल से ढका हुआ है, यानी महासागरों से ढका हुआ है, जबकि बाकी बचा 29% भाग ही रहने योग्य है, जहां पर आप और हम निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ, शेर, हिरण या हाथी। हाथी की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारा विश्व विरासत पशु है। क्या है दोस्तों, हमारा विरासत पशु है। क्या है दोस्तों, विरासत पशु है। दोस्तों ये हमारा विरासत पशु है। वहीं यदि राष्ट्रीय पशु पूछा है तो बताइए बाघ है, शेर है या हिरण है। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, इतना सरल क्वेश्चन भी यदि आप नहीं बता पाए तो फिर दोस्तों बेकार है, सब कुछ बेकार है। यदि इतना सरल क्वेश्चन आप नहीं बता पाए तो दोस्तों वह क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ है हमारा विश्व विरासत पशु। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों सन 1972 में दोस्तों बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, जबकि दोस्तों 1973 में बाघों के संवर्धन के लिए दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। 1973 में कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई थी, बाघ परियोजना की, जिसके तहत दोस्तों बाघों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि किसके अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताइए। लोहा, कोयला, तांबा और पत्थर आदि किसके अंतर्गत आते हैं। क्या दोस्तों यह जल संपदा है, खनिज संपदा है, मृदा संपदा है या उपर्युक्त सभी, बताइए। दोस्तों जो लोहा है, कोयला है, तांबा है, इसके बाद आप ये भी जोड़ सकते हैं नमक है। क्या दोस्तों, नमक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो पत्थर हैं, ये दोस्तों आदि सभी चीजें क्या हैं, खनिज संपदा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, खनिज संपदा के अंतर्गत आती हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, कृत्रिम ईंधन है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों जो कोयला है, पेट्रोलियम है और जो प्राकृतिक गैस हैं, यह दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों जो इनका उत्पादन होता है, इनका जो निर्माण होता है वह पादप एवं जंतुओं के अवशेषों से होता है। कैसे, मान लीजिए दोस्तों जब पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराया था, जब जो हमारे डायनासोर वगैरह थे, हमारे क्या दोस्तों जो डायनासोर वगैरह थे वो दोस्तों क्या हुआ, वो सभी मर गए। क्या हुआ, मर गए। उस एस्ट्रॉयड के टकराने से क्या हुआ था दोस्तों, पूरी पृथ्वी क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी। डायनासोर्स खत्म हो गए, जितने पेड़ पौधे थे वो भी दोस्तों लगभग नष्ट हो गए और वो जमीन में मिट्टी के नीचे कहीं जाकर दब गए। क्या हुआ, जाकर के दब गए। एक समय के बाद दोस्तों वह दबे ही दबे किस रूप में परिवर्तित हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गए। और आज दोस्तों हम जब उनकी खुदाई करते हैं तो हमें वहां से दोस्तों कोयला, पेट्रोल आदि चीजें मिलती हैं। इस बात को नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है, दूसरा स्थान है, चौथा, तीसरा या पहला, बताइए। जल संसाधनों में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। जल ही दोस्तों जीवन है। क्या दोस्तों, जल ही जीवन है। और दोस्तों जल संसाधनों में विश्व में जो भारत का है वह तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इस बात को नोट करिएगा। वहीं दोस्तों यदि बात की जाए कि पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों पहला स्थान ब्राजील का है। किसका है दोस्तों, ब्राजील का है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं जल संपदा, मृदा संपदा, वन संपदा या वायु संपदा, बताइए। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। दोस्तों यदि आप कहें तो हम इसको सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज भी आपको करवा सकते हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना दोस्तों
ओपिनियन बता दीजिएगा, तो उसी हिसाब से आगे की क्लासें हम सेट करेंगे। तो दोस्तों जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है किसके अंतर्गत आती है? मृदा संपदा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मृदा संपदा के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मृदा संपदन माफ करिएगा, मृदा संपदा यानी दोस्तों मृदा की रक्षा करने के लिए हमें वनों के कटाव को रोकना चाहिए और पेड़ पौधे ज्यादातर लगाने चाहिए, यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नरौरा जो परमाणु केंद्र है वह कहाँ स्थित है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? बताइएगा। नरौरा जो दोस्तों परमाणु केंद्र है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बुलंदशहर में है। कहाँ है? बुलंदशहर में है। और बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में दोस्तों पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन हमने नहीं लगाया क्या? दोस्तों पहला वाला। दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून या दोस्तों 23 सितंबर? बताइए। दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में जो सबसे छोटा दिन है वह 22 दिसंबर को होता है। क्यों होता है दोस्तों? तो इसका ये एक प्रमुख कारण है, जो सूर्य है, हमारा जो सन है, वह दोस्तों मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कैसे चमकता है? लंबवत चमकता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत अयनांत कहते हैं। और दोस्तों इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध में है वह दिन की अवधि क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, और रात की अवधि क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। किसमें दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि भारत कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए दोस्तों यहां पर जो दिन की अवधि है वह छोटी हो जाती है और रात की अवधि क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि या दोस्तों शुक्र और मंगल? बताइए। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? तो दोस्तों शुक्र है। कौन है? शुक्र है। शुक्र को दोस्तों सांझ का तारा, क्या दोस्तों? सांझ का तारा और दोस्तों भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है, यह बात भी नोट करिएगा। इसके साथ साथ शुक्र के बारे में और क्या आप जानते हैं दोस्तों? बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। रहने योग्य जो ग्रह है वह पृथ्वी है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों बुध क्या है? बुध दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ये बुध शुक्र पृथ्वी आती है। फिर दोस्तों फिर आता है कौन सा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो ग्रहों का क्रम है बताइए वह क्या होता है? 2 मिनट आप बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। दोस्तों बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल ग्रह आता है। इसके बाद दोस्तों कौन आता है? इसके बाद आता है बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद सैटर्न यानी शनि आता है। शनि के बाद अरुण आता है और फिर आता है वरुण। यानी वर्तमान में दोस्तों कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। दोस्तों जो मंगल और किसके दोस्तों? मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट पाई जाती है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। अभी दोस्तों एक उल्का पिंड आ रहा था, आप सभी जानते हैं। वह दोस्तों इसी में से निकल करके है आ रहा था, जो पृथ्वी की ओर आ रहा था और पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूरी से होकर के निकल गया है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं। कौन से दोस्तों? बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। कौन है दोस्तों? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। वहीं बात की जाए दोस्तों, बात की जाए मंगल ग्रह की, तो डीमोस और फोबोस, कौन से दोस्तों? डीमोस और फोबोस, ये दोनों दोस्तों मंगल ग्रह के क्या हैं?
मंगल ग्रह के क्या हैं दोस्तों, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह बात भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों, यूरी गागरिन था, एलन सैफर्ड था, एस टिटोव था या जॉन यंग था, बताइए। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो व्यक्ति था वह यूरी गागरिन था। कौन था, यूरी गागरिन था। यह कब गया था दोस्तों, यह दोस्तों 12 अप्रैल को गया था। कब गया था, 12 अप्रैल 1961 को गया था। इस दिन दोस्तों अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यह दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि किस यान के साथ गया था या कौन सा सैटेलाइट कह रहा हूं दोस्तों, कौन सा रॉकेट था, तो दोस्तों वोस्टॉक नामक जो अंतरिक्ष यान था, किस नाम से था, वोस्टॉक फर्स्ट नामक जो अंतरिक्ष यान था वह उसके द्वारा यह दोस्तों गया था। दोस्तों यह किसके मदद से गया था, किसने इसको भेजा था, तो दोस्तों सोवियत संघ ने भेजा था। किसने भेजा था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भेजा था। सोवियत संघ की बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान में इसका क्या नाम है, रूस नाम है। इसे दोस्तों 15 देश अलग हो गए हैं, जिसके बाद इसका नया नाम क्या हो गया है, रूस। वर्तमान में हम इसको रूस नाम से जानते हैं, यह बात भी आप नोट रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, नेपच्यून है, जुपिटर है, मार्स है या सैटर्न है, बताइए। सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों जाहिर सी बात है, जो सूर्य से जितना अधिक दूरी पर होगा वह उतना ही ठंडा होगा। तो यानी दोस्तों जो नेपच्यून है यह दोस्तों सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए दोस्तों यह क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। इसको दोस्तों वरुण नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वरुण नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके चारों ओर मीथेन का अति शीतल आवरण मिलता है आपको। इस ग्रह के चारों ओर किसका, मीथेन का जो है आवरण मिलता है, जो अत्यधिक ठंडा होता है। क्या होता है, अत्यधिक ठंडा होता है। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का आवरण मिलता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो दोस्तों मीथेन जो है यह नेपच्यून या वरुण के चारों ओर मिलते हैं। दोस्तों मीथेन की बात की जाए तो दोस्तों जो धान के खेत होते हैं, कहां से दोस्तों, धान के खेतों से यह गैस निकलती है। कहां से, धान के खेतों से निकलती है दोस्तों, दलदली भूमि से निकलती है। कहां से, दलदली भूमि से भी यह गैस निकलती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए मीथेन गैस कहां से निकलती है, और ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, तो याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम या अल्फा कण, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो न्यूक्लियर ईंधन है सूर्य के अंदर वह दोस्तों क्या है, मुख्य रूप से क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का लगभग दोस्तों 85% भाग न्यूक्लियर ईंधन के रूप में सूर्य में कार्य करता है। बाकी दोस्तों 15% हीलियम का होता है। किसका, हीलियम का होता है। दोस्तों वास्तव में यदि बात की जाए तो सूर्य के अलावा जितने, सूर्य समेत यानी सूर्य भी और अन्य भी जितने तारे हैं उनकी रचना दोस्तों निहारिका से होती है। निहारिका पदार्थ जो होते हैं उससे इनकी रचना होती है। दोस्तों निहारिका में अधिकांश भाग दोस्तों जो निहारिका होता है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए तारों का निर्माण किस प्रक्रिया के संघनन के कारण होता है, तो निहारिका के संघनन के कारण होता है। यदि आपसे यह भी पूछ ले कि बताइए निहारिका में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। इस बात को भी नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों नागालैंड। ये रहा दोस्तों अपना प्यारा भारत। क्या रहा, भारत। दोस्तों यहां पर ये पूर्व दिशा हो गई, आप सभी जानते हैं, ईस्ट पूर्व दिशा, या दोस्तों ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया,
ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा यह बात तो अच्छी तरीके से, जो सूरज है वह दोस्तों पूर्व दिशा से निकलता है। कहां से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। तो दोस्तों जो पूर्व दिशा से सूरज निकलता है तो दोस्तों सर्वप्रथम ये कहां दिखाई देता है? यहां पर दोस्तों एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और दोस्तों सुबह के 4 बजे ही यहां सूर्य दिखाई दे जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नागालैंड दोस्तों, नागालैंड में एक बहुत ही प्रमुख दोस्तों फेमस त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। का क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और यह दोस्तों लगभग 10 दिन चलता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1 दिसंबर से हो जाती है। 1 दिसंबर को दोस्तों नागालैंड का स्थापना दिवस होता है, उसी दिन से यह त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों ये हॉर्नबिल क्या है? ये एक पक्षी है। क्या है दोस्तों? ये वहां का पक्षी है, यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप अरुणाचल प्रदेश हो गया। सूरज सबसे पहले कहां दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे दूर स्थित जो दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा है, यह पूछा है आपसे। तो भारत का जो दोस्तों सबसे दूरस्थ बिंदु है वह कौन सा है? दक्षिण की ओर सबसे दूर बिंदु कौन सा है? वह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों इंदिरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो दोस्तों हमारा यूटी है, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, वहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। दोस्तों यह अब दोस्तों पानी में डूब चुका है, इसलिए दोस्तों यहां पर एक खंभा लगा दिया गया है, जिससे दोस्तों यह पता चलता रहे। यहां पर दोस्तों एक नाम आया है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम की बात की जाए तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य और दोस्तों श्रीलंका के बीच स्थित है। कहां दोस्तों? तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम स्थान है, यह बात याद रखिएगा। कन्याकुमारी की बात की जाए तो यह भी दोस्तों कहां है? तमिलनाडु में है, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ है वह कौन था? कौन दोस्तों? कमांडर इन चीफ किसका? नाना साहब जी का। किसका दोस्तों? नाना साहब जी का। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीम उल्लाह, ब्रिजेश कादरी, तात्या टोपे या दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नाना साहब थे, इनके जो कमांडर एंड चीफ थे वह कौन थे? तात्या टोपे। आपने इनका इतिहास में खूब नाम सुना होगा। दोस्तों तात्या टोपे इनके क्या थे? क्या थे दोस्तों? कमांडर इन चीफ थे। दोस्तों 1857 की जो क्रांति होती है, किसकी क्रांति? 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति दोस्तों कानपुर में, कहां पर? कानपुर में 5 जून को शुरू होती है। कब शुरू होती है? 5 जून 1857 को शुरू होती है। और इसका जो नेतृत्व है वह कौन करते हैं? नाना साहब करते हैं। कौन करते हैं? नाना साहब करते हैं, यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? दोस्तों मैं सोच रहा हूं आपके लिए एक क्लास ले आऊं थोड़ा 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें दोस्तों 1857 की क्रांति की संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, जिससे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए उसके अंतर्गत कवर हो जाए। यदि दोस्तों ये आइडिया अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको। तो दोस्तों जो कुंवर सिंह थे, इनका जो संबंध था वह बिहार से था। कहां से था? बिहार से था। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यह बात नोट करिएगा। बिहार में दोस्तों आरा जिले से इनका संबंध है। जिला भी पूछ ले यदि आपसे तो याद रखिएगा, आरा जिले से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बहुविवाह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जो बहुविवाह पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे दोस्तों? इसके लेखक
कौन थे बताइए? ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर जी इसके लेखक थे। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और दोस्तों कल मैंने आपको पढ़ाया था, इन्हीं के प्रयासों से 1856 में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रह्म समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशवानंद सेन या केशवचंद सेन या दोस्तों राजा राम मोहन राय? तो ये बात तो आप सभी जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? इन्होंने इसकी स्थापना 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में की थी। जबकि दोस्तों बात की जाए दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना की थी? 1875 में इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस बात को भी नोट करिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।